बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो लग ये रहा है कि अपोजिशन की विकेट्स पे विकेट्स गिरा रहे हैं और कल जो ऐलानात किए थे अवाम के लिए उसमें पेट्रोल, डीजल, बिजली को सस्ता किया था। आज सनती पैकेज का अनाउंसमेंट किया और सनत को फ़रोग देने के लिए जो पैकेज सामने है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है बिजनेस कम्यूनिटी की तरफ से। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी जो उन्होंने ऐलानात किए वो आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सनत के बगैर या सनती पैदावार के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सब्जियों एग्रीकल्चर की बुनियाद पर मुल्क तरक्की नहीं करते। सुनिए, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि कल अवाम के लिए रिलीफ अनाउंस किया गया, पेट्रोल, डीजल, बिजली, और अवाम जो है उनको कहा गया कि 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी है, बिजली 5 रुपए सस्ती कर दिया। उसके बाद फिर ये जो तहरीक अदम एतमाद का शोर अपोजिशन की तरफ से था और इत्तेहादियों से मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इत्तेहादियों से भी मिले हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सनती पैकेज के हवाले से ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए हम इनकरेज करना चाहते हैं। आप आए, आपको 5 साल की टैक्स छूट मिलेगी। ये भी अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। और अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे और ओवरसीज, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें पहले ही ऐसे फैसले करने चाहिए थे जो कि तगड़े फैसले होते हैं और शॉर्टकट फैसले नहीं करने चाहिए थे। हमें ओपन एमनेस्टी शुरू में आते साथ नहीं देनी चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट्स आई वो डिवोर्स थी कि मुल्क का किधर डायरेक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट का डायरेक्शन किधर। जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाए इन्वेस्टमेंट के खिलाफ और प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ, जो कि एक सोशलिस्ट माइंडसेट था और वो हुआ पाकिस्तान में, तो हमारा मुल्क को जाना कहीं चाहिए था और हम निकल कहीं और गए। और अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए भी कहा कि हुकूमत में आते ही बिजनेस कम्युनिटी को जिस पैकेज की मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होता है और अगर बिजनेस कम्युनिटी तरक्की करती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, वेल्थ क्रिएट होती है, मईशत का पहिया चलता है। तो मुझे चाहिए था कि आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही मैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसे पैकेज का ऐलान करता। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। इस मौके पे खुसरो बख्तियार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर हमने तरक्की करनी है तो सनती मैन्युफैक्चरिंग को तकरीबन 25% बढ़ाना पड़ेगा पैदावार को। ये भी सुनिए। अगर पाकिस्तान ने माशी आज़ादी हासिल करनी है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करना है और एक सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ करनी है, तो उसको इसको 25% पे लेके जाना होगा। जो अपनी बैलेंस शीट्स के ऊपर बाहर से प्लांट एंड मशीनरी मंगवाती हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री स्कीम में है या इस इंडस्ट्रियल पैकेज में है या नहीं है, उनको हम फॉरेन करेंसी रिस्क कवर देंगे। खुसरो बख्तियार साहब ये जो जितने भी ये अनाउंसमेंट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जी जो ज़राए हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप सनत में सरमायाकारी करते हैं तो कहाँ से दौलत आई है उसके ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर मामूली 5% टैक्स जो है वो लगेगा सनत के ऊपर अगर आप सनत में इन्वेस्ट करते हैं। और फॉरेन करेंसी रिस्क नॉर्मली होता ही है कि बिज़नेस कम्यूनिटी अगर बाहर से कोई मशीनरी मंगवाती है तो उन्होंने जब ऑर्डर किया उस टाइम पर फॉरेन करेंसी जो है वो एक ख़ास सतह पर होती है और उसके बाद जब डिलीवर होनी होती है तो वो चेंज हो जाती है, तो लोगों की, बिजनेस कम्युनिटी की, बिजनेसमैन की फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम फॉरेन करेंसी रिस्क को भी कवर करेंगे। ये खुसरो बख्तियार साहब कह रहे थे। ऑन दी अदर हैंड ऑपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म हो गया कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि आने वाली हुकूमत को मुश्किलात का शिकार करके जा रहे हैं, IMF मजीद टैक्स लगाएगी और महंगाई अगर आपने कम करनी है और अगर आप वाकई अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो आप आटा, दाल, चीनी, घी, इन चीज़ों को सस्ता करें। क्या कहा शाहिद खकान अब्बासी ने, सुनिए। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। इन 4 महीनों का जो दावा किया गया है ये तकरीबन 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। इसमें
कोई महंगाई में कमी नहीं होगी, बल्कि महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। किस तरह से पेट्रोल की कीमत आप कम करें जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा है? आपका किचन तो कोई और चलाता है, आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। मुझे ज्वाइन किया मुज़म्मिल असलम साहब ने, आप तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान के 3.5 साल तक ये पैकेज देने से हमें पहले दे देना चाहिए था, 3.5 साल पहले ये पैकेज, तो क्या वजह थी कि क्यों ये पैकेज पहले अनाउंस नहीं किया गया? प्राइम मिनिस्टर साहब को अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये पैकेज जो आज उन्होंने अनाउंस किया पहले दे देना चाहिए था। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि सनती पैदावार के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करता, गंदम बेचकर या फिर सब्जी बेचकर मुल्क आगे नहीं बढ़ता, इंडस्ट्रीज की बुनियाद पर बढ़ता है। तो मुझे याद आ रहा था कि जब वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान साहब शुरू में, तो देसी अंडे, मुर्गियां, कट्टे, ये वाली स्कीम्स जो हैं वो मुतारिफ कराई गई थी अवाम में गुर्बत ख़त्म करने के लिए या तरक्की के हवाले से। तो आज वो कह रहे हैं कि हमें सनत पे, इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट प्रॉपरली एडवाइज्ड इन द बिगिनिंग? देखिए, बात यह है कि जब हुकूमत में आप आते हैं और फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको जो आपकी ब्यूरोक्रेसी ब्रीफ करती है तो आप उन पे काफ़ी रिलाई करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की थी तो एक बड़ा अच्छा सा वन लाइनर था, लर्निंग बाय डूइंग। तो जैसे जैसे आप जो है एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको जो है यू लर्न मोर। तो एक टोयोटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दोस्त को कह रहा था कि उसने भी यही सवाल किया, ऐसे फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार, जो आज हम टोयोटा कार चला रहे हैं और जब टोयोटा कार आई थी तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दे लर्न और दे इम्प्रूव इट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और एडमिशन तो एक बड़े आदमी की निशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि मैं उस और अच्छी उनको कदर की निगाह से देख रहा हूँ। जो मैं समझता हूँ, जो हमारी बात भी हुई आपस में, हमने देखा इसमें, देखें इसको सब कह रहे हैं एमनेस्टी। देखिए, माजी में जितनी एमनेस्टीज हुई मैंने देखी, जरदारी साहब के दौर में भी आई, PMLN के दौर में भी आई और हमने भी दी थी, एक दी। और उसके बाद जो दूसरी जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था और ये था, इसको हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट लिंक। आपको भी पता है कि इस मुल्क में 25 लाख से 30 लाख लोग टैक्स पेयर हैं और 22 करोड़ की आबादी है। तो मतलब टैक्स पेयर का मतलब टैक्स पेयर नहीं है, लोगों का जो है पैसा ब्लैक में पड़ा हुआ है या अनडिक्लेयर्ड अनऑफिशियल पड़ा हुआ है। उसको चैनल करने का एक ही तरीका था कि भाई आप उनको एक स्कीम दिखाएं और उनको लिंक कर दें किसी इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क से। अगर वो ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो जाएगा कि एक तो मुल्क में जो है सनतकारी होगी, दूसरा रोजगार होगा और तीसरा पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। जब पैदावारी सलाहियत बढ़ती है तो महंगाई पे काबू आना शुरू हो जाता है और हुकूमत को खुद ब खुद इसमें टैक्स भी मिल जाता है। तो आई थिंक कि जैसे आपने खुद भी बताया कि कारोबारी हल्के इसको बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक इन्होंने एमनेस्टी को भी एक रिफॉर्म करके जो है दिया है और दैट इज अ गुड थिंग। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया ने पिछले सालों में दी है, इंडोनेशिया ने दी है, बहुत से ममालिक दे रहे हैं। अमेरिका ने बल्कि स्विट्जरलैंड से जो है कहा कि अभी ये स्विस लीग भी आपके सामने है जो पिछले दिनों आई थी, कि आप हमारे सारे जो लोग हैं, जो हमारा ब्लैक का पैसा जो है स्विट्जरलैंड वगैरह इधर है, आप हमें उनका डेटा दें। तो दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, के बजाय हम कर्जे लें, अगर हमारे मुल्क में लोगों का जो है नॉन टैक्स पेड पैसा बाहर है, अगर ड्रग मनी वाला खुदा ना खासा या दहशतगर्दी या रिश्वत वाला, वो नहीं, इस तरह का पैसा है तो आप उसको चैनलाइज कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे। एक तो आपने कहा कि एमनेस्टी जो है ये पूरी दुनिया में दी जाती है और हम भी दे रहे हैं और एक तरीके से दे रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे और उस वक्त की हुकूमत जब एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करती थी तो इमरान खान साहब ये तनकीद करते थे कि चोरों को, डाकुओं को एमनेस्टी दे रही है गवर्नमेंट और ये इनके पॉलिसी है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये आपने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई शख्स लर्न करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्लेम करते थे गवर्नमेंट में आने से पहले कि सारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे पास पूरा एक प्लान है पाकिस्तान की तरक्की का, मेरी टीम है और वो पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन टीम होगी। और उसके बाद फिर जब हुकूमत में आए तो अब आप ये एडमिट करें कि आपको 3.5 साल लगे लर्न करने में कि क्या असल इकदाम उठाए जाने चाहिए थे मईशत को ठीक करने के लिए,
जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं और आप भी ये कर रहे हैं, यानी कि 3.5 साल पहले जो इकदाम आप लोग उठा रहे थे और वो जो पॉलिसी थी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सब्जियां बेचने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, तो वो देसी अंडे, मुर्गियां, कट्टे, वो पॉलिसी फिर गलत थी। शुरू में ही आपको इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए था, ये आप लोग एतराफ़ कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, इंडस्ट्रियल पैकेज तो पिछले 1 साल से मुतवातर आ रहे हैं। ये इसका और उस 1 साल के पैकेजेस में पहले मैं आपको याद करा देता हूँ कौन कौन से आए। कोरोना के बाद आपको याद होगा स्टेट बैंक ने एक टर्फ स्कीम निकाली थी और उसमें कहा था कि जो लोग अब 6-8 महीने के अंदर एलसीज खोलेंगे तो उसको 1 या 2% पे शरह सूद पे लोन मिलेगा। एक वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद आपको याद होगा टेक्सटाइल वालों के से रिलेटेड एक पैकेज दिया। तो इंडस्ट्री पे तो फोकस 1 साल से ज्यादा हो गया है। अभी हमने 6 माह में 7.5% से ग्रो किया है। हमारी बरामदात $30 अरब पहली दफा क्रॉस कर रही है। ये जो है इसमें एक मुनफरिद, लेकिन उस फोकस के बावजूद ये ऐलानात तो नहीं हुए थे ना जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी किए, या फिर ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमारे प्रेशर की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से ऐलान किया है, इत्तेहादियों के दबाव की वजह से ऐलान किया और ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए आप कह रहे हैं, उसके बाद फिर चीजें रिवर्स हो जाएंगी। खासतौर पे पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों के हवाले से कल जो ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो लोग ये कह रहे हैं, कल मेरे शो में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है अगले बजट से पहले, जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो, तो अगले बजट से पहले ही ये वापस कीमतें ऊपर चली जाए, तेल की, डीजल की, बिजली की। देखिए बात यह है कि हर एक का अपना एक ओपिनियन है और हमारा ओपिनियन किस बेस पे मैं आपको बता देता हूँ और शायद जो है वो आप लोग को समझ आ जाए। देखिए हमारी ना 1.5 अरब लीटर की महीने की कंजम्पशन है और 10 रुपए रिलीफ का मतलब है 15 अरब रुपए। 4 महीने का मतलब है 60 अरब रुपए। इस साल हम 6,100 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी 6,100 अरब पे बात नहीं रुक रही। 8 महीने का डाटा आ गया, हम 286 अरब रुपए प्रिसाइजली ज्यादा है। तो 300 अरब रुपए तो हम ज्यादा हैं और 300 अरब रुपए हमने मिनी बजट, 600 अरब रुपए हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किए। पहले हमने अपनी कमर मजबूत की है और उसको राइट टाइम पे यूज किया है। देखिए अब आप ये कहेंगे कि 2 महीने पहले क्यों नहीं किया, ये 3 महीने पहले क्यों नहीं किया। देखिए सर्दियों में इमरान खान साहब का व्यू था, उनकी इकोनॉमिक टीम का बाशमूल मेरे था कि ये फरवरी मार्च में कमोडिटी शॉक जो है ये टेपर डाउन हो जाएगा, टेपर ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक इमरजेंसी सूरत हाल आ गई यूक्रेन की। आपको पता है 15-10 फरवरी को तेल की कीमत $80 थी, आज $105 हो गई है। अब ये सिचुएशन में ना अभी वॉलेटिलिटी है, डस्ट सेटल हो जाएगी 2 महीने में, 3 महीने में। फर्ज करें नहीं होती और ये मामला और तूल पकड़ जाता है, तो देखिए इसके बीच में हमारे पास बजट आएगा। बजट आता है मई जून में, आपको पता है। तो हम उस वक्त जो है इस रिलीफ को अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम कोई नई टैक्स इंटरवेंशन कर देंगे। और दूसरी बात ये कि अभी तो इस साल तो हम 6,100 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अगले साल का आधा हमारा 7,500 अरब होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर और उसके अलावा तेल की कीमत आलमी मार्केट में आप खुद बता रहे हैं कि $103 फी बैरल पे चली गई है, और जब $93 फी बैरल पे थी तब 160 रुपए फी लीटर पाकिस्तान में यहाँ पे पेट्रोल बेच रही थी हुकूमत, और अभी 150 पे ले आई है, जबकि आलमी मार्केट में कीमत में इजाफा हो गया। तो फिर इसको सस्टेन कैसे करेंगे, यही तो सवाल है कि इसको सस्टेन कैसे करेंगे। ये ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से वक्ती ऐलान है, अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए सियासत खेली जा रही है, या फिर ये आप सस्टेन कर लेंगे? देखिए सस्टेन क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास 400-500 अरब रुपए इजाफी टैक्स आ रहा है, कहीं से हम एक्सपेंस काट देंगे। दूसरी बात आपको मैं एहतशाम, बल्कि बड़ी आपने अच्छी बात की, मैं आपको बताऊं कि किसी टीवी शो में मैंने भी काफ़ी प्रोग्राम की, ये बात नहीं की बल्कि आपके प्रोग्राम में कर देता हूं। कल जब हमने 10 रुपए काटे हैं, उसके बाद भी हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए पेट्रोल में मिल रहे हैं और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में डीजल में 3 रुपए हम जेब से दे रहे हैं। तो अभी भी हुकूमत को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जेब से पैसे नहीं जा रहे। फर्ज करें कि यहाँ से 10-15 रुपए ऊपर चले जाते हैं तो शायद उसमें जेब से जाने का खतरा हो जाएगा, और उस जेब से जाने के खतरे के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जो हमें आवाम ने एतमाद करके 6,100 अरब रुपए दिया है, इट्स टाइम टू पे बैक। और दिस इज एक्सेप्शनल सिचुएशन। आप क्यों भूल जाते हैं, जब कोरोना था तो 1,200 अरब रुपए का पैकेज हमने 4,000 टैक्स पे दिया था, ये तो 300-250-300 अरब रुपए, और हमारे टैक्स कलेक्शन
6100 अरब रुपए, हमारे रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे, तो वी आर इन अ बेटर। और फिर अभी आपने जो एमनेस्टी की बात की, एमनेस्टी हमने 5% पे डिक्लेयर की है। अगर इसमें लोगों ने पैसे जमा कराए तो हमें 5% के हिसाब से वहां से भी अच्छा खासा पैसा कलेक्ट हो जाएगा। तो वी आर नॉट वरीड एट ऑल। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात आज चौधरी बिरादरान के साथ उनके घर में लाहौर में, और चौधरी बिरादरान ने जिस तरह से वार्म रिसेप्शन दी और यकीन दहानी कराई कि डट कर आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद क्या अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है उसके गुब्बारे में से हवाने के लिए इस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज लाहौर में चौधरी बिरादरान के घर गए और चौधरी शुजात साहब की सेहत दरियाफ्त की, उनके लिए दुआ की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म का। और हमारे पास जो खबर आ रही है ज़राए की वो तो यह है कि चौधरी बिरादरान ने अदम एतमाद की सूरत में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करा दी है हुकूमत के लिए, और कहा है कि आखिरी वक्त तक हुकूमत का साथ देंगे, डट कर तहरीक का मुकाबला करेंगे, अपोजिशन वाले अपना शौक़ पूरा कर लें। और प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन की ऑफ़र से मुतल्लिक आगाह भी किया और ये भी बताया कि वो जितनी भी ऑफ़र्स हमें की गई थी वो हमने ठुकरा दी हैं। ये ज़राए की खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तो उज़मा साहिबा, ये जो खबरें हमारे पास आ रही हैं चौधरी बिरादरान से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है उस हवाले से, आपके पास भी यही खबरें, और अगर ये दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन और शहबाज शरीफ साहब जाके मिले भी थे इतने सालों बाद चौधरी बिरादरान को, तो वो जो गुब्बारा था तहरीक अदम एतमाद का उसमें से हवा निकल गई है। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये हुकूमत की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील होना जरूरी नहीं होता। इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो अभी क्यू लीग का एलामिया ऑफिशियली जारी हुआ है, उस पूरे एलामिया के अंदर कहीं जो चीजें रिपोर्ट की जा रही है मीडिया पे, वो कहीं पर भी एक जुमला भी अदम एतमाद के हवाले से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब, आपको पता है वो राइट हैंड है क्यू लीग के, एक फेडरल मिनिस्टर है, इस वक्त रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैबिनेट के अंदर। उन्होंने भी एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कहा है कि मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं, जो हमने एलामिया जारी किया है वो ऑफिशियल एलामिया है और अदम एतमाद के हवाले से कोई बातचीत आज की मीटिंग में नहीं हुई। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि बैरिस्टर साहब, अगर ये दुरुस्त होता तो अभी तक आपका क्या ख्याल है, वो फवाद चौधरी और हमाद अजहर और नेमिट, मतलब 5-7 अभी आकर जो है उन्होंने लुडियां भी डाल दी होती, धवाले भी डल गई होती, ऑपोजिशन को धमकियां भी दे ली होती, ये खामोशी से कान लपेट के घरों को ना चले गए होते। और इस तरह की बात अगर कोई इन्होंने ऐसा इलामिया जो है, अगर ऐसा कोई फैसला किया होता क्यू लीग ने, तो उसका ऑफिशियली वो आकर या इलामिया भी जिक्र कर देते या कम से कम बाहर आके मीडिया पूरा खड़ा था उसके सामने इजहार कर देते। सो वो सारी वो जिस बात का वो फसाने में जिक्र नहीं था वो बात जिक्र हो रही है, और क्यू लीग ने ऐसा कोई फैसला और ऐसी कोई यकीन दहानी मेरी इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम को नहीं करवाई है, और ये मैं नहीं कह रही, ये क्यू लीग के लोग खुद कह रहे हैं। तो आपका राब्ता क्यू लीग वालों से हुआ है इस मुलाकात के बाद? आपकी पार्टी का राब्ता हुआ है? वो क्या कहते हैं? अब मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये उनकी तरफ से तो हमें खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि चौधरी बिरादरान ने कहा है कि हम डट कर आपके साथ खड़े हैं, और चौधरी परवेज इलाही साहब का कोई ट्वीट वगैरह का भी हवाला दिया जा रहा है। तो आप लोगों की उनसे बात हुई है, और वो क्या कहते हैं कि फिर बात हुई क्या है प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी आज वहां पे? जी बात बिल्कुल वो हुई है एग्जैक्टली जो उन्होंने एलामिया में लिखी है। पहले उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की, वो पैकेज की बात की, उन्होंने कुछ मशवरे दिए जो है वो गुड गवर्नेंस के हवाले से परवेज इलाही साहब ने और शुजात साहब ने, और उसके बाद चीन और रूस के जो विजिट था उसके हवाले से बातचीत हुई। उसके अलावा कोई और बातचीत वहां नहीं हुई है। और ये बात मैंने जैसे कहा कि मुझे छोड़े, मैं जो है वो क्या कहूंगी, तारिक बशीर चीमा साहब खुद कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, टीवी पे आके कह चुके हैं। तो इसके बाद मैं नहीं समझती कि हुकूमत ने जो फीड की है अपनी तरफ से जराए के से हवाले से जो वो खबर वो दुरुस्त है, और अगर ये दुरुस्त होती, अगर वाकई इनको हमायत मिल गई होती, तो अभी तक आपका क्या ख्याल है फवाद चौधरी साहब चुप के घर क्यों चले गए होते? अभी तक 5-7 तर्जुमान आकर बावले क्यों ना हो गए होते, और जो है वो आकर इसकी शादियाने का क्यों ना बजा चुके होते? सो ये फीड किया गया है, जिस तरह से इनकी शक्लें थी फुटेज के अंदर, जो फुटेज रिलीज हुई और जो इनको वहां पर जो है इनकी मेरी इत्तलात के मुताबिक
इन्होंने वहां अदम एतमाद पे बात ही नहीं की और ये वहां बात करने के भी काबिल नहीं थे। सो मैं नहीं समझती कि इस तरह पे मीडिया की तरफ से एक जराए के हवाले से, देखिए आप एक इतने साल से आप मीडिया पे काम करते हैं, जराए के हवाले से चलने वाली खबर और ऑफिशियली क्यू लीग का एलामिया जारी होना, इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और अगर ऐसी खबर होती तो वह एलामिया के अंदर आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ जो हमारे पास, जी पढ़िए, जो हमारे पास, और ये पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस्मा बुखारी साहब है, सिर्फ हमारी बात नहीं है। मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको रद्द कर रही हैं, आप इसको रद्द कर रही हैं। यह है जी कि जराए के मुताबिक दौरान मुलाकात चौधरी बिरादरान ने डट कर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया, ऑपोजिशन लीडर को बता दिया कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इमरान खान पहाड़ पर होंगे और हम दब जाएंगे। और वजीर आजम को चौधरी बिरादरान ने बताया कि ऐसी चाल का क्या फायदा है जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। और जराए के मुताबिक चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम से कहा है कि हम आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब गए थे तो उन्होंने कोई दावत भी दी थी चौधरी बिरादरान को खाने की, और वो दावत अभी तक कबूल नहीं की परवेज इलाही साहब ने। क्या ये भी दुरुस्त है? देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने वो जराए से पढ़ा जो खबर है, और मैं जो एलामिया जारी हुआ है मैं उसको अहमियत देती हूँ। आप ज़ाहिर है अब आप सीनियर एंकर हैं, आपको भी मालूम है एलामिया में और जराए से चलने वाली खबर में फर्क होता है। और ये कोई इतनी शर्मिंदा होने वाली बात तो नहीं थी अगर वाकई क्यू लीग ने फैसला कर लिया था। वो अपने एलामिया में ये कह देते कि हमने डट के खड़े होने का जो है वो फैसला कर लिया है। मैं नहीं समझती कि चौधरी बिरादरान इतने जो है वो कच्चे सियासतदान हैं, वो इमरान खान के हिस्से की जो है वो नाकामियां और जो बददुआएं और जो चीजें हैं वो अपने गले डालना चाहेंगे, अपनी सियासत खत्म करना चाहेंगे। ये यकीनन उनका हक है, वो जो भी करना चाहे, हमें उस पर क्या इतराज हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज एलामिया के अंदर मौजूद नहीं है। और एज ए सियासतदान में भी और एज ए सीनियर एंकर आपको भी वो एलामिया जो क्यू लीग ने खुद भेजा है, जिसके अंदर उन्होंने इसमें से किसी एक जुमले का जिक्र नहीं किया, मैं यकीनन उसको ज्यादा अहमियत देती हूँ। ये फवाद चौधरी साहब ने यकीनन अपनी मर्जी की खबर लिखवा के फीड की है मीडिया को, और वो जाहिर है आपको पता है जब एक चीज मीडिया में फीड की जाती है फिर बहुत जगह चलती है। लेकिन मैं एलामिया को जो है वो देख रही हूँ और एलामिया मैंने आपको भिजवाया है। बराए मेहरबानी देख लिया तो 2-4 महीने उसकी पढ़ ले, या मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ताकि अवाम को पता चल जाए कि कहा क्या गया। जी आप पढ़ दें, बेशक पढ़ दें। जी वो मुख्तलिफ उन्होंने नाम लिखे हैं कि जी ये लोग मौजूद थे, मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और बाकी दिलचस्पी की अमूद पर तफसील से गुफ्तगू की गई। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हुए अब अपने वजीरों की ड्यूटी लगाने को कहा कि वो बाजारों में कीमतों पर कमी पर नजर रखें ताकि आवाम को फायदा पहुंच सके। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सनतों की बहाली का पैकेज बड़ा ऐलान है, इसके लिए पंजाब की इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए भी ऐसे पैकेज का ऐलान करे। इमरान खान साहब ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, पंजाब की सनतों को भी शामिल करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म के दौरा रूस की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करते हुए कहा मैं अल्लाह ताला से आपकी जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ गो और उनका इमरान खान साहब पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और पीटीआई का जो अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी उन्होंने खैरियत दरियाफ्त करने की जो है वो खबर जो है वो की है, और वही खबर उनका उस वक्त वो एलामिया, लेकिन बाद में फवाद चौधरी साहब ने कुछ और सोचा होगा। ये है वो एलामिया जो ऑफिशियली क्यू लीग ने जारी किया है, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसमें अगर कोई ऐसा जुमला मौजूद है लेकिन या अदम एतमाद के साथ डट होने की कोई बात है तो आप देख लें। हाँ नहीं, ये जो आप कह रही हैं इसके अंदर तो तरीके अदम एतमाद का जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी फिर गुफ्तगू हुई है वो एक अच्छे माहौल में हुई है। और उन्होंने वज़ीर आज़म की दौरे रूस की भी तारीफ़ कर रहे हैं, वो दीगर मामलात की सनती पैकेज की भी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर इत्तेहादियों की तरफ से एक जो प्रेशर था ख़ास तौर पे काफली की तरफ से, वो तो यही था ना प्राइम मिनिस्टर को कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। तो वो वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी कल रिलीफ का एक ऐलान भी किया, 10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता किया, उसके बाद बिजली 5 रुपये सस्ती की है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे क्या इन्होंने एड अप नहीं किया? और आज अगर मुलाकात एक खुशगवार माहौल में हुई है तो PMLQ के बतौर सियासी जमात तहरीक अदम एतमाद में आपको सपोर्ट करने के चांसेस तो अब बहुत कम हो गए ना, वो तो नहीं रह गए, चाहे डायरेक्टली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इलामिया में नहीं जिक्र है जो आप पढ़ी। नहीं, ये देखिए खबर ये थी आज इमरान खान साहब आखिर जो है वो चल के
वहां पहुंच गए हैं। कल उन्होंने घबरा के जो है वो एक पैकेज का भी ऐलान किया, 12 रुपए पेट्रोल 15 दिन बढ़ा के, और आज 10 रुपए कम करके उन्होंने हम पे एहसान तो बहुत कर दिया है। लेकिन ये तमाम बातें अगर बहुत अच्छी सराहना, वो वैसे जज साहब के घर पे हर मुलाकात अच्छे माहौल में ही होती है, वो अपने मेहमानों को कंफर्टेबली फील कराते हैं। और लेकिन ये है कि वो फिर जिक्र भी कर देते हैं ना, अगर वो इतनी अच्छे, वो बहुत इंप्रेस हो रहे थे इमरान खान साहब के इकदाम से, और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि इतने अच्छे इकदाम के बाद इमरान खान को घर नहीं बैठना चाहिए, उनको पब्लिक के अंदर बाजारों में जाना चाहिए बगैर सिक्योरिटी के, ताकि वो डायरेक्टली अवाम से फीडबैक ले सके कि अवाम जो है उनके बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में क्या कहते हैं। और आखिरी बात जो मैं जरूर हवाले चाहती हूँ कि हमारा होमवर्क सिर्फ इत्तेहादी जमातों के साथ नहीं है बैरिस्टर साहब, हमारा होमवर्क जो है वो और जो क्यू लीग के अपने MNAs जो इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते हैं, जो इस हुकूमत की जो बदनामी और बैड गवर्नेंस है उसका जिम्मा अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं, हमारे साथ वो एक बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं। और मैं नहीं समझती कि जब अदम एतमाद जो है उसकी जब वो फाइल की जाएगी तो कोई भी इत्तेहादी जमात या वो लोग जिन्होंने दोबारा हलकों में अपने मुंह दिखाने हैं लोगों को, वो दोबारा जो है वो इस हुकूमत के साथ बैठना पसंद करेंगे। तो जब अदम एतमाद फाइल होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है, और जाहिर है चांद चढ़ेगा पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है। और जब आप गुफ्तगू कर रही थी और ये लामियाँ पढ़ रही थी, हमने काफ लीग से रब्ता करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक काफ लीग की तरफ से कोई भी शख्स मीडिया पर आकर इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है क्लियर कट कि क्या बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तैयार नहीं है, एहतजाज क्यों तैयार नहीं है? हुकूमत का साथ देना इतनी बड़ी खुशखबरी है तो वो क्यों तैयार नहीं है? उनको होना चाहिए था ना। और अगर वो नहीं है तो क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही? सारी खुशी मीडिया पे आके कह चुके हैं प्रोग्राम में, मैंने आपको रेफर भी किया कि वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं, मैं आपके प्रोग्राम में उसका नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो प्रोग्राम के अंदर वो ऑलरेडी मीडिया पे कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई और हमने ऐसा कोई जो है बात नहीं की जो मीडिया तक खबर चला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़्मा बुखारी साहब हमें अब साइन करने के लिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीका 2022 के हवाले से बात करेंगे आफ्टर द वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जो आया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी मेरे साथ हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। बिफोर आई कम टू भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो तकरीर की और उसमें पीका के हवाले से जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है वो मैं पहले आपको सुनवा देता हूँ। आखिरी वाला शॉट सुनवाएगा प्रोड्यूसर साहब पहले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रिटिश लीगल सिस्टम की मिसाल दे रहे हैं। एक सहाफ़ी ने पहले 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया, 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ भी ये हाल है कि हमारे एक वजीर के खिलाफ किसी खातून ने लिखा, उसने इंग्लैंड में जाके इंसाफ लिया, उधर उसको फाइन किया गया। अब मुराद सईद के खिलाफ बात है, मुराद सईद सोच रहे हैं इंग्लैंड में कानून ले जाके केस करना। तो पहला सवाल तो फवाद चौधरी साहब यही है कि जो वो बात है ना कि मीडिया रेगुलेट नहीं होना चाहता, 100% सर हम रेगुलेट होना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वही बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हवाला दे रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के इंग्लैंड वाले केस का, मैं कल भी ये कह रहा था कि इट वाज अ सिविल डेफेमेशन सूट, उसमें क्रिमिनल डेफेमेशन का या पीका जैसे किसी कानून का तो कोई सर आंसर ही नहीं था ना, और वो कानून ऑलरेडी मौजूद है और आप लोग कहते हैं कि वो फाल नहीं है इतना, वो अपनी यूटिलिटी खो चुका है, तो उसको फाल कर देना सर। प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वही बात हम कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो सिविल डेफेमेशन का कानून है उसको यहां पर फाल कर दें, और अगर वो फाल हो जाता है तो मे बी पीका 2022 ऑर्डिनेंस और इस तरह की तरमीमों की जरूरत ही नहीं रहेगी। डोंट यू एग्री फवाद चौधरी साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है एहतिशाम कि आप कह रहे हैं आप रेगुलेट होना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी बॉडी है PBA, उनके चेयरमैन ने तो मुझे आके कहा कि कोई रेगुलेशन होनी नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि हमसे आपकी क्या मुराद है, क्योंकि जो बॉडी है उनका तो मौक़िफ़ ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं और सिविल ऑफेंसेस होते हैं।
क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, और सिविल ऑफेंसेस के लिए सिविल लायबिलिटी होती है। मिसाल के तौर के ऊपर तोहमत बहतान लगाना जो है ये इस्लामिक पनिशमेंट है, और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर के ऊपर 4 दिन से एक खातून MNA के ऊपर ये कहा गया कि वो इसलिए MNA बनी है क्योंकि वो औरतें सप्लाई करती थी। आप मुझे आप बताइए, क्या इसके ऊपर जो है वो सिविल लायबिलिटी में वो चली जाए? क्या इसके ऊपर इनको जो बंदा ये कह रहा है क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? इसी तरीके से ये तो सियासी बात है, इसको छोड़ दें। आप टिकटॉक के ऊपर जाके देखिए, वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये बच्चियां हैं, फलाने की बेटियां हैं, फलाना मोहल्ला है, ये देखें ये स्कूल जा रही हैं। अब आपका क्या ख्याल है, इसके ऊपर सिविल लायबिलिटी होनी चाहिए? आप जो केसेस हैं उनकी नौयत के ऊपर डिपेंड करेगा कि उससे सिविल लायबिलिटी होनी चाहिए, क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे वो इस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे थे कि हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर और मौजूदा लॉज के ऊपर डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो जाके लंदन में केसेस फाइल कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा। 94,000 केसेस इस वक्त FIA के पास हैं, पिछले साल उनमें 38 केसेस जो हैं उनका फैसला हुआ। जी सर। तो अब आप देख लें कि इसमें लेजिस्लेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाइए, हाँ लेजिस्लेशन में इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी लेजिस्लेशन हो कि हुकूमत या कोई भी फर्द जो है वो ये किसी की बाजू ना मरोड़ सके अगर कोई हुकूमत के ऊपर फेयर क्रिटिसिज्म करे, ये बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप ये ना कहें कि कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं कि इस तरह की रेगुलेशन होनी चाहिए जो मिसयूज ना हो सके। उसके लिए अगस्त से हम लगे हुए हैं कि आए अपनी तजवीज़ दें, अभी तक कोई तजवीज़ नहीं आई। अच्छा, क्योंकि भट्टी साहब मौजूद हैं और सीनियर हैं, तो आपने कहा ना कि चेयरमैन PBA कहते हैं कि हम रेगुलेट नहीं होना चाहते, तो मैं चाहूँगा कि भट्टी साहब उसका जवाब दें। बाकी जो आपने बातें की हैं वो क्रिमिनल लायबिलिटी के हवाले से, वो डिबेट भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, वक्त भी कम है, तो मैं चाहूँगा कि पहले भट्टी साहब इस हवाले से बोल दें। भट्टी साहब वो कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि चेयरमैन PBA कहते हैं कि हम रेगुलेट, इज दैट सो? हम रेगुलेट नहीं होना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो PBA सहाफ़ियों की बॉडी नहीं है। मैं एक छोटा सा ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ और 25 सालों से इस जद्दोजहद में कहीं भी ना कभी मारे खाई हैं। खातूने अव्वल की इज्जत हमारी इज्जत है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है। उनके अलावा किसी के बारे में भी कोई बेखुदा गुफ्तगू, गाली ज़बान देने वाले को सख्त से सख्त सजा दे, इसके हम हक में है, हम चाहते हैं। लेकिन खुदारा पहले चेक तो करें सोशल मीडिया है किस किस के अकाउंट, कौन कौन चला रहा है। मेरे परसों एक FIA के अफसर, मैंने कहा ये अकाउंट है जाली, पता करो। मैं एक बताऊं, जो किसी की माँ बहन को गाली वो देता है जो अपनी माँ बहन की इज्जत ना करता हो। हम तो चाहते हैं फवाद चौधरी साहब ये स्टेप पहले दिन करें। जो जो फेक अकाउंट बना रहा है, जो गाली गलोच किसी को भी दे रहा है, किसी खातून को, किसी शख्स को, किसी आम मजदूर को, सख्त कानून हो, लेकिन पिका में साफत का गला ना घोंटे। खुदारा अगर हाँ साफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। हमारा तो मौक़िफ़ ये है, अगर हमारी कोई काली बेड़े हैं तो उनके खिलाफ कल नहीं अभी कार्रवाई करे। खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जो पैसे लेते रहे नवाज शरीफ के उनके नाम है, तो सुबह उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं भी हाज़िर हूँ, मेरा मादी भी हाज़िर है, मेरा हाल भी हाज़िर है। और गंद के तो हम खुद खिलाफ हैं, लेकिन खुदारा चौधरी साहब वज़ीर आज़म को समझाएं, उनके एडवाइज़र उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। साफ़ी उनके दुश्मन नहीं है, उन्होंने कहा 70% खिलाफ है। अब कल उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया, हर एक ने तारीफ की। अब क्या हमने वज़ीर आज़म से कोई लालच ले ली? खुदा ना खास्ता 2014 के धरने में मैं 12-12 घंटे ट्रांसमिशन में बैठता रहा। वज़ीर आज़म साहब फरमाया क्या दिया हमें? आपने अगर कोई गलाजत है, सोशल मीडिया वाकई गंद है, एक टॉयलेट बन चुका है, अल्लाह माफ़ करे जो उसका मिस यूज़ करते हैं वो किसी के खिलाफ भी हैं। खातून अव्वल के बारे में हमने कहा गलत किया, वजीर साहब के बारे में किया, हमने कहा गलत किया, लेकिन उसका मतलब पूरे मीडिया को ऐसी सजाएं बना देना कि पकड़े और बाद में देखेंगे क्या किया इसने। इसमें ज़रा फवाद चौधरी जज बने और मैं बताऊंगा कौन सी सियासी जमातों के मीडिया सेल है। इसमें मैं FIA के 3 अफसरों से डिटेल दे चुका हूं उन्हें, और मैं कहा ये पता करें ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, तो हम तो इसके हक में। ठीक है, लेकिन क्योंकि वक्त का मैं चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करें, तो उसके लिए हम रोल अदा करेंगे।
फवाद चौधरी साहब, उसी के लिए तो लॉ चाहिए ना। मतलब वो कह रहे हैं कि फेक अकाउंट्स नहीं होने चाहिए और आप उनको पकड़ें, तो उसके लिए लॉ चाहिए। तो हमने लॉ बना दिया है। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो बेहुदा गुफ्तगू करते हैं इनको पकड़ें, उनके लिए लॉ बना दिया है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, सहाफ़ियों को इसमें नहीं जो है वो आना चाहिए, तो हमने तो कोई सहाफ़ी उसमें नहीं डाला, ना ही वो किसी सहाफ़ी के खिलाफ है। जो आकर के ये बेहुदा गुफ्तगू, और जिस तरह से मैंने कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी है, वो डिस्टिंग्विशेबल है और वो उसका फैसला अदालतों ने करना है। या अलबत्ता इससे पहले जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैंने प्रपोज की थी, उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी, वो प्योरली सिविल लायबिलिटी थी। और हमने ये कहा था कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, 50% लोग मीडिया नॉमिनेट कर दे, 50% लोग पार्लियामेंट नॉमिनेट कर दे, और अगर किसी को शिकायत है वो उसके पास जाए, वो दोनों पार्टीज को सुन के फैसला कर देगा। उसके ऊपर जो है वो अभी तक जो है वो अमल नहीं हो सका, क्योंकि जो बॉडीज हैं, और आपने और भट्टी साहब दोनों कह रहे हैं कि आप रेगुलेशन के हक में हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। बट जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है उसने आके खुल के ये बात, मैंने उन्हें ये कहा आप इस लॉ को खत्म कर दें, आप खुद लॉ बना के हमें दे दें कि ये कैसे जो है वो सब कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की भी जो तकरीर थी ना, उन्होंने कहा कि देखें ये कानून इसलिए आना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत गंद उछाला जाता है। भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मैं भी इत्तेफाक कर रहा हूँ इस चीज से, लेकिन सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। ये जो तरमीम हुई है ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से हुई है ना। वो जो प्रोविजो थी, एक्सेप्शन थी कि पी का सेक्शन 20 का इतलाक मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं होगा, अब होगा ना। तो ये जो चैनल्स हैं इनको तो ऑलरेडी पेमरा रन कर रहा है, तो आप हमें या पेमरा के थ्रू रन कर लें या किसी और ऑर्गेनाइज FIA के थ्रू या पीका के थ्रू रन कर लें, कोई एक जगह पे रन करें ना। ये इतनी तलवारें क्यों लटका रहे हैं? और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है वो आप कामयाब नहीं हो सके, तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर यह तरमीम करके ऑलमोस्ट वही इकदाम उठा लिए गवर्नमेंट ने जो कि उठाना चाह रही थी। नहीं, उसमें तो इकदाम बिल्कुल मुख्तलिफ था ना, वो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी, वो तो प्योरली सिविल लायबिलिटी थी। खैर वो भी हम दोबारा उसको जो है वो पुश कर रहे हैं और वो दोबारा उसको भी हम लेके आएंगे। और बिल्कुल सही बात है कि जो पेमरा है उसके अंदर लॉ, लेकिन पेमरा का जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। 490 केसेस में उनके खिलाफ जो है स्टे हुआ है, और मैक्सिमम पेनल्टी वो क्या कर सकते हैं, 10 लाख रुपया पेनल्टी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो तो नहीं हो पा रहा। मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज वक्त बड़ा कम था, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आपके साथ 1-on-1 हम एक गुफ्तगू कर लें, इसको डिटेल में डिस्कस कर लें ताकि अब हार्म खत्म हो जाए। जरूर करें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।